बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास। आज हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है 13.1, ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ ए कॉपर वायर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, डिक्रीजिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द वायर। कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉपर वायर, एक कॉपर वायर है और उसके एंड्स पे हमने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, उस कॉपर वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दें, या दूसरे मरहले में हम क्या करें कि डिक्रीज करें लेंथ और टेम्परेचर उस वायर का। तो हम इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर in the presence of electric field of the battery is called drift velocity। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, उसको हम क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट केस में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। और सेकंड स्टेप में द डिक्रीज इन लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो जब हम लेंथ डिक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर वायर का डिक्रीज कर देंगे तो लेंथ और टेम्परेचर रिड्यूस करने से जो रेजिस्टेंस है वायर की वो भी क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज करती है जब रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए। तो दोनों सूरतों में क्या होगा, जो पोटेंशियल जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.2, डू बेंड्स इन ए वायर अफेक्ट्स इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्सप्लेन। जो बेंड्स होते हैं वायर में वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं या नहीं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी भी वायर पे तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, एक उसकी नेचर पे, दूसरा उसकी लेंथ पे और तीसरा उसकी एरिया पे। एनी बेंड्स इन ए वायर डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ द वायर। अगर हम किसी वायर को बेंड करते हैं तो ना तो उसकी लेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, ना उसका एरिया कम या ज़्यादा होता है, और ना उसकी जो नेचर ऑफ वायर है वो कम या ज़्यादा होती है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर नॉट बी अफेक्टेड। तो बेंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस ऑफ द रेजिस्टर्स गिवन इन द फिगर ए एंड बी, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ ईच, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय टॉलरेंस। हमने सबसे पहले तो इन दोनों डायग्राम्स में जो रेजिस्टेंस गिवन है उनकी क्या करनी है, रेजिस्टेंस बतानी है, इन दोनों में टॉलरेंस कितनी है वो बतानी है, और उसके बाद टॉलरेंस होती क्या है, टॉलरेंस की डेफिनेशन बतानी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो फर्स्ट कलर होता है वो हम जो इसका कलर टेबल है वहाँ से देखकर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, सेकंड कलर की भी वैल्यू लिख लेते हैं, थर्ड कलर का जो भी नंबर आता है उतनी नंबर ऑफ जीरोस पुट करते हैं, और गोल्ड और सिल्वर की जो टॉलरेंस है वो हम पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बैंड ब्राउन है तो उसका जो हमारे पास कलर वाला टेबल है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, उसमें आपने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये इसी तरह इसी तरतीब से आपने याद रखने हैं, 0 से लेकर 9 तक, और कलर्स की तरतीब यही याद रखनी है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। तो फर्स्ट बैंड हमारे पास ब्राउन है, ब्राउन हमारे पास किसके बाद आता है, ब्लैक, ब्राउन, दूसरा नंबर ब्राउन का है, पहला 0 और दूसरा 1 आ गया तो ब्राउन की वैल्यू 1। इसी तरह सेकंड बैंड ग्रीन है, टेबल में ग्रीन की वैल्यू 5 है, 5 लिख दिया। थर्ड ब्रांड रेड है, रेड की वैल्यू 2 होती है, तो नंबर ऑफ जीरोस थर्ड में हम पुट करते हैं तो 2 जीरोस पुट करेंगे। टॉलरेंस, गोल्ड की जो टॉलरेंस है वो +-5% होती है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस आ जाएगी वो कितने इक्वल आ जाएगी, 1500 ओम +-5%, 1500 +-5%, 1500 ओम +-5% ये इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आ जाएगी। सेकंड के लिए, बी पार्ट के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट बैंड येलो है उसका हमारे पास आंसर 4 आएगा,
टेबल की मदद से आप देखेंगे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, तो फर्स्ट ब्लैक 0 तो बाकी येलो तक 4 आएगा। और इसी तरह सेकंड बैंड वाइट है तो वाइट का जो नंबर है वो 9 है। थर्ड ब्रांड ऑरेंज है, वहाँ पे नंबर 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, 3 0 आ जाएंगे। टॉलरेंस सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस है वो ±10% होती है, तो इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी 49000 ओम ±10%। ये दोनों रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आ गई। इसके बाद टॉलरेंस की डेफिनेशन भी बतानी है। तो टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस मींस द पॉसिबल वेरिएशन ऑफ ए रेजिस्टेंस फ्रॉम द गिवन वैल्यू। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है कि जो पॉसिबल वेरिएशन है रेजिस्टेंस में उसको हम टॉलरेंस का नाम देते हैं। एक गिवन वैल्यू में जो पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है रेजिस्टेंस में उसको हम टॉलरेंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 13.4 है, वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं जो रेजिस्टेंस है वो क्यों इंक्रीज कर जाती है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू कोलिजन। रेजिस्टेंस जो होती है जो कंडक्टर की फ्लो ऑफ करंट में वो किस वजह से होती है? कोलिजन की वजह से होती है। यानी कि किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो जो रेजिस्टेंस वहाँ पे मौजूद है वो किस वजह से है? कोलिजन्स की वजह से है। As the temperature of the conductor rises, the amplitude of the vibration of the atoms increases and the probability of their collision with free electrons also increases। यानी कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, जैसा कि ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या करेगा? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है एटम्स का वो इंक्रीज कर देगा, यानी कि एटम ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे। और जो कोलिजन्स का ख़तरा है, जो कोलिजन्स हो रहे हैं एटम्स के दरमियान, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, वो क्या करेंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। इन दिस वे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। इस तरीके से क्या होता है? रेजिस्टेंस कंडक्टर की इंक्रीज कर जाती है जब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं। 13.4 सॉल्व हो गया है। इसके बाद 13.5 है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ ए लाइटेड बल्ब ओबेज ओम्स लॉ। कि जो फिलामेंट बल्ब है वो ओम्स लॉ को ओबे क्यों नहीं कर रहा, इसकी रीज़न क्या है? ओम्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर ए कंडक्टर ऑफ ए गिवन आर इक्वल टू आई प्रोपोर्शनल टू वी एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कि ओम्स लॉ उन कंडक्टर्स के लिए फॉलो करता है, उन कंडक्टर्स के लिए अप्लाई होता है जिन पे हम करंट ज़्यादा करें तो वोल्टेज भी ज़्यादा हो और टेम्परेचर और कंडक्टर जो है वो कांस्टेंट रहे। लेकिन जो इसमें है फिलामेंट बल्ब में ऐसा नहीं है। द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बट ग्रेजुअली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस होती है लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब की वो क्या करती है? वो कांस्टेंट नहीं रहती, लेकिन इंक्रीज करती रहती है जो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। आपने फिलामेंट बल्ब को देखा होगा, वो हीट अप हो जाता है। हैंस द फिलामेंट ऑफ द बल्ब डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो जब वो हीट अप होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसकी रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से रेजिस्टेंस जब कांस्टेंट नहीं रहेगी तो ओम्स लॉ भी अप्लाई नहीं होगा, तो फिलामेंट ऑफ बल्ब डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। 13.6 है, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन ए 500 वाट 220 वोल्ट डायोड बल्ब देन इन ए 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब। कि फिलामेंट रेजिस्टेंस जो है वो किसकी लोअर होगी और किसकी हाई होगी? 500 वाट 220 वोल्ट है और दूसरा 100 वाट 220 वोल्ट है। तो दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। P इक्वल टू V² हमारे पास पावर फाइंड करने का फार्मूला है। इसमें दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये जो वाट में मौजूद है ये हमारे पास पावर है और जो 220 है ये वोल्ट है। तो R1 इक्वल आ जाएगा 220² / 500। आपने इसके बाद स्टेप करना है R इक्वल टू V² / P, उसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं दोनों। तो इसको सॉल्व करेंगे 96.8 आता है और ये आता है 484 ओम। तो इसका मतलब क्या है? R1 लेस देन R2 है, यानी कि जो 51 वाट 220 वोल्ट था इसकी रेजिस्टेंस कम होगी इस दूसरे की निस्बत। Hence resistance of 500 watt bulb will be smaller than the 200 watt bulb. Next question है 13.7, describe a circuit which will give a continuously varying potential। एक ऐसा सर्किट डिफाइन करना है जो क्या करेगा? वेरिंग पोटेंशियल हमें देता है।
A potential divider or potentiometer is a circuit which can give a continuously varying potential. Potential divider या potentiometer एक ऐसा सर्किट है जो continuously varying potential हमें प्रोवाइड करता है. ये हमारे पास डायग्राम में मौजूद है. Consider resistance R in the form of a wire on which a terminal C can slide. ये वायर है हमारे पास, एक टर्मिनल A है और दूसरा टर्मिनल B है. ये इसके ऊपर ऐसे लपेटी गई है और टर्मिनल C हमारे पास जहाँ पे मौजूद है. और ये टर्मिनल C क्या कर सकता है, A से B की तरफ या B से A की तरफ स्लाइड कर सकता है. द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, हम A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज या डिक्रीज करेगी जब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट या राइट मूव करेंगे. इफ़ वी कनेक्ट, ये पिछले क्वेश्चन का हिस्सा ही है. अब हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास वो रेजिस्टेंस है, ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है जिसके ऊपर स्लाइड कर सकता था. तो इफ़ वी कनेक्ट अ बैटरी ऑफ EMF E, एक बैटरी है EMF E की, रेजिस्टेंस R है उसकी, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ I इक्वल टू E ओवर R. तो उसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो I इक्वल टू E ओवर R होगा. ये रेजिस्टेंस R है, करंट फ्लो कर रहा है I, और E इसकी क्या थी, EMF है. इफ़ वी रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C बाई R, जो A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको R से रिप्रेजेंट कर दें. ये इधर स्मॉल r लिखा है, बेशक आप इधर लिख दें या इनको चेंज कर दें, ये B ऊपर लिख दें, A नीचे लिख दें, तो तब भी ये सेम रहेगा. वो क्या चाह रहा है कि A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करें, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दीज टू पॉइंट्स होगा वो V इक्वल टू आर आई हो जाएगा. I इसमें से करंट गुजर रहा था EMF की वजह से, और स्मॉल r इसकी रेजिस्टेंस है. तो नाउ V इक्वल टू आर इंटू ई ओवर आर हो जाएगा. I की जगह पे E ओवर आर हमने वैल्यू पुट कर दी. तो C स्लाइड्स फ्रॉम A टू B, R वेरीज फ्रॉम 0 टू R, एंड द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड C चेंजेस फ्रॉम 0 टू E. तो क्या करते हैं, जब हम C को स्लाइड करते हैं A से B की तरफ, तो जो R होगा वो 0 से R की तरफ इंक्रीज़ करेगा, वेरी करेगा, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है A और C के दरमियान वो 0 से E की तरफ इंक्रीज़ कर जाएगा या डिक्रीज़ कर जाएगा, जो भी है. दिस अरेंजमेंट बाय विच पोटेंशियल कैन बी वेरीड कंटिन्यूसली फ्रॉम 0 टू E इज़ नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर. तो ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है, ये जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया है, इसको क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर का नाम देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13.8. एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी डिक्रीजेज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज्ड. हमने एक्सप्लेन करना है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी बैटरी का, वो डिक्रीज कर जाता है जब करंट उसमें से जो पास हो रहा है वो इंक्रीज किया जाए. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी इज रिलेटेड टू इट्स EMF बाय VT इक्वल टू E माइनस IR. जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो किस रिलेशन के तहत है, VT इक्वल टू E माइनस IR के. When I increases, the potential difference across the internal resistance of the battery IR increases. जब I increase करते हैं तो जो potential difference है across the internal resistance of the battery वो भी क्या कर जाता है, increase कर जाता है. As EMF of the battery is constant, so terminal potential difference VT of the battery decreases. जो EMF बैटरी का है वो कांस्टेंट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस VT है बैटरी का वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए. ये डायग्राम में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाया गया है क्या, ये भी देखते हैं. व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर. व्हीटस्टोन ब्रिज किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए, या कोई भी रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस हमें ना पता हो तो उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज यूज कर सकते हैं. द सर्किट इज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3, R4 कनेक्टेड इन सच अ वे एज टू फॉर्म अ लूप और मैश ABCDA. के सर्किट में 4 रेजिस्टेंस हमारे पास अटैच होती हैं, R1, R2, R3, R4, और इनको ऐसे कनेक्ट किया जाता है कि हमारे पास एक लूप या मैश ABCDA फॉर्म हो जाए, बन जाए. A battery of EMF E is connected between point A and C
A galvanometer of resistance RG is connected between the points B and D. A और C टर्मिनल्स जो हैं उनके दरमियान हम क्या करते हैं, EMF अटैच कर देते हैं और एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, और जो पॉइंट्स हैं B और D उनके दरमियान में हम गैल्वानोमीटर अटैच कर देते हैं जिसकी रेजिस्टेंस RG है. When the bridge is balanced, it satisfied the following relation. जब ये ब्रिज बैलेंस हो जाए तो ये एक रिलेशन क्या करता है, फॉलो करता है. कौन सा रिलेशन? R1/R2 इक्वल टू R3/R4. अब हम इसको देखते हैं. R1/R2 इक्वल टू R3/R4 ये वो रिलेशन है जिसको फॉलो करता था. तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, R1/R4 इक्वल टू R3/R2 हो जाएगा. यहाँ से अगर R4 इक्वल हम R4 की वैल्यू निकालें तो R3/R2 डिवाइडेड बाय R1 आ जाता है. इसका मतलब ये है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ R1, R2, R3 आर नोन देन R4 कैन बी कैलकुलेटेड. अगर हमें R1, R2, R3 की वैल्यू पता हो तो हम R4 कैलकुलेट कर सकते हैं. द गैल्वानोमीटर शुड नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन बाय एडजस्टिंग द पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल्स B एंड D. जो गैल्वानोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा जो B और D टर्मिनल्स के दरमियान में हमने अटैच किया था. तो फाइनली ये वो रिलेशन है कि अगर हमें R1, R2, R3 की वैल्यू मालूम है तो हम R4 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से, उसी व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करते हुए. अब हमारे पास यहाँ तक इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस थे. मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मेरा YouTube चैनल देख सकते हैं. थैंक यू.